नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल नालंदा एकेडमी छतरपुर में। तो अपना कौन सा टॉपिक चल रहा था? अपना टॉपिक चल रहा था प्रजनन तंत्र की या रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। हम लोग क्या कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे। प्रजनन तंत्र में हम लोगों ने अभी क्या देखा कि प्रजनन होता किस प्रकार से है। प्रजनन के हम लोगों ने टाइप भी देख लिए थे, है ना। और उसके बाद हम लोगों ने नर प्रजनन तंत्र या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की भी चर्चा कर ली थी, है ना। जो अपना कल का लेक्चर था तो उसमें हम लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की चर्चा कर ली थी। आज हमें जो अपना नेक्स्ट टॉपिक को लेके जो चलना है या हमें नेक्स्ट टॉपिक की अपनी बात करना है, तो आज हमें पढ़ना है मादा प्रजनन तंत्र। क्या पढ़ना है? आज हमें अपने जो टॉपिक की बात करना है तो वो पढ़ना है हमें मादा प्रजनन तंत्र। मादा प्रजनन तंत्र की यदि हम बात करें तो इसे हम कहते हैं क्या? इसे हम कहते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। चूँकि हम लोग नर प्रजनन तंत्र की बात कर चुके थे, नर प्रजनन तंत्र के हम लोगों ने अंगों के बारे में भी बात की थी, है ना। जो स्टूडेंट आज हमारे इस लेक्चर को देख रहे हैं और उन्होंने जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को वो लोग ज़रूर देखें, है ना। उसके बाद यह वीडियो देखें अपना कौन सा, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की यदि हम बात करें तो इसके जो मुख्य अंग होते हैं, क्या होते हैं? मुख्य अंग होते हैं। तो मुख्य अंग की यदि हम बात करें तो आखिर इस टॉपिक में हम लोगों को पढ़ना क्या क्या है, तो ध्यान दीजिएगा। इसमें सबसे पहले जो हम चर्चा करेंगे तो वह करेंगे अंडाशय, है ना। सबसे पहले जो हमें चर्चा करना है अंडाशय की। इसके बाद जो अंडाशय के बाद हम देखेंगे तो क्या देखेंगे? डिंब वाहिनी को हम क्या कहते हैं? फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। और ये क्या है? ये अपना ओवरी, है ना। इसके बाद जो हम देखेंगे तो वह हम देखेंगे गर्भाशय को। गर्भाशय की भी हमें इसी में क्या करना है? चर्चा करना है। गर्भाशय के बाद जो हमें देखना है तो वह हम देखेंगे क्या? सर्विक्स की इसी में हम चर्चा करेंगे, है ना। और सर्विक्स के बाद जो हम देखेंगे तो वह हम देखेंगे जन्म नलिका या जिसे हम क्या कहते हैं? बर्थ केनाल। तो ये आप लोग नोट कर लीजिए। जो कि मादा प्रजनन तंत्र के मुख्य अंगों की यदि हम बात करें तो सबसे पहले हमें देखना है इसमें अंडाशय, इसके बाद हमें देखना है डिंबवाहिनी, इसके बाद जो हमें चर्चा करना है वो करना है गर्भाशय, उसके बाद करना है सर्विक्स की, और उसके बाद हमको पढ़ना है क्या? तो उसके बाद पढ़ना है जन्म नलिका। इतना आप लोग क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। इसके बाद इसकी यदि हम संरचना की बात करें, इसके बाद यदि हम इसकी संरचना की बात करें या चित्र की या डायग्राम की बात करें तो आप लोग सभी क्या कीजिए, ध्यान दीजिए। इसकी जो संरचना होगी वह कुछ इस प्रकार से हम लोगों को क्या मिलती है, देखने को मिल जाती है। तो ध्यान दीजिए, इस प्रकार से इसकी क्या होती है, संरचना हम लोगों को देखने को मिलती है ना। इसको आप लोग क्या कीजिए, अच्छे से ध्यान दीजिए। ठीक है। तो यहाँ पे जो अपनी डायग्राम में होती है, इसको मैं रफ किए दे रहा हूँ यहाँ पे। इस प्रकार से ये अपना क्या हो गया, इसकी संरचना हो गई, किसकी? मादा प्रजनन तंत्र की। तो अब आप लोग समझिए कि इसमें आखिर जो ये डायग्राम मैंने बनाया है तो इसमें से जो भी चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं, आखिर ये चीज़ें इनमें से कहलाती क्या क्या हैं। ठीक है।
तो सबसे पहले हमें ध्यान देना है कि जो ये अंडाशय है ना, अंडाशय है जिसमें हमने क्या बताया था, इसे क्या कहते हैं हम, ओवरी कहते हैं। तो क्या होता है, जो ये वाली आपको संरचना दिख रही है, ये वाली संरचना, यह कहलाती है अंडाशय। ठीक है, यह कहलाती है अंडाशय। अब अंडाशय की यदि हम केवल चर्चा करें तो अब आपको समझना है कि आखिर इसमें क्या क्या होता है, किसमें, तो अंडाशय में। तो आप लोगों को याद रखना है कि अंडाशय की यदि हम सबसे पहले संख्या की बात करें, किसकी संख्या की बात करें, तो आपको कितनी अंडाशय दिख रहा है, एक अंडाशय ये है और एक अंडाशय ये है। ठीक है, ये भाग क्या कहलाता है, ये भी अंडाशय है ना। तो अंडाशय की जो संरचना होती है या ओवरी की जो संरचना होती है तो वह कहलाती है 2। अब अंडाशय से होता क्या है, तो अंडाशय से क्या होता है कि अंडाशय से अंडाणु का निर्माण होता है। ये आपको जो संरचना दिख रही है ये वाली, तो ये क्या है, ये अंडाणु है। ठीक है, ये क्या है, अंडाणु है। तो अंडाशय से क्या होता है, अंडाणु उत्सर्जित होते हैं। ठीक है, यह जो क्रिया कहलाती है वह कहलाती है ओव्यूलेशन, है ना। ओव्यूलेशन की क्रिया कहलाती है जब अंडाशय से अंडाणु क्या होते हैं, उत्सर्जित होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम पढ़ रहे थे अंडाशय, इसकी संख्या कितनी होती है, 2, और इससे क्या होता है, अंडाणु उत्सर्जित होते हैं। क्या होते हैं, इन सबको आप नोट करते जाइए। अंडाणु उत्सर्जित होते हैं, यह क्रिया क्या कहलाती है, कभी क्वेश्चन आ जाए तो यह क्रिया कहलाती है ओव्यूलेशन की क्रिया। ठीक है, साथ ही साथ इसमें जब हम क्या पढ़ रहे थे, अपना मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे, तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि जो नर हार्मोन्स कहलाता है या जो उसमें द्वितीयक लैंगिक लक्षण की प्राप्ति हमको देखने को मिलती है, तो वह क्या कहलाता था, उसमें टेस्टोस्टेरोन। इसी प्रकार से मादा जनन एक हार्मोन्स होता है तो उसका नाम होता है एस्ट्रोजन। क्या कहलाता है, एस्ट्रोजन। ठीक है, तो यह क्या करता है कि महिलाओं में द्वितीयक लैंगिक लक्षण जो होते हैं तो उसकी जो देखने को हमें मिलती हैं चीज़ें, तो वह किसके कारण होती हैं, यह एस्ट्रोजन हार्मोन्स की वजह से, एस्ट्रोजन हार्मोन्स की वजह से क्या होती है, हमको देखने को मिलती है। तो यह किस में इसकी उत्पत्ति होती है, तो अंडाशय में होती है। और अंडाशय से क्या होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन्स, और एक हार्मोन्स और है जिसको आपको याद रखना है, प्रोजेस्टेरोन। कौन सा हार्मोन्स, तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स भी क्या होता है, रिलीज होता है। ठीक है, तो एस्ट्रोजन हार्मोन्स क्या करता है, जब इसमें यह रिलीज होता है तो यह अंडाणु उत्सर्जन में, या जब यह अंडाणु उत्सर्जित होते हैं तो अंडाणु उत्सर्जन में क्या करते हैं, यह सहायक होते हैं। अंडाणु उत्सर्जन में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। कौन सा हार्मोन्स की यदि हम बात करें, अंडाणु उत्सर्जन में कौन सा हार्मोन्स सहायक होता है, तो एस्ट्रोजन होता है। ठीक है, इसी प्रकार से क्या है कि और ये जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स है, यह जो रिलीज होता है, तो यह इसको जब याद रखना कि यह जब कोई माता गर्भवती हो जाती है ना, या प्रेग्नेंट हो जाती है, तो उस समय जो हार्मोन्स अधिक मात्रा में स्रावित होता है तो वह होता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स को इसी कारण से हम क्या कहते हैं, गर्भ हार्मोन भी कहते हैं। कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले कि गर्भ हार्मोन किसे कहते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स को क्या कहते हैं, हम गर्भ हार्मोन्स कहते हैं। बात समझ में आ रही है। अब यदि हम इसके बाद बात करें कि अंडोत्सर्जन की क्रिया कब संचालित होती है, तो आपको इसका भी याद रखना है कि लगभग 11 से 13 वर्ष की उम्र में, है ना, 11 से 13 वर्ष तक की उम्र में क्या होती है, तो ये जो अपने अंडाणु उत्सर्जित होते हैं तो ये कब होते हैं, 11 से 13 वर्ष की अवस्था में यह क्रिया संचालित होती हैं। इसके बाद जो यह हार्मोन्स भी उत्सर्जित कब होते हैं, तो याद रखना है कि 11 से 13 वर्ष की उम्र में।
ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या देखा, अंडाशय को देखा है। अब इसके बाद जो हमें अब चर्चा करनी है, तो नेक्स्ट जो हमारा ये है, तो यह वाली जो संरचना आपको दिख रही है, तो यह कहलाती है डिंबवाहिनी। क्या कहलाती है, डिंबवाहिनी। तो ये आप लोगों ने नोट किया होगा। तो इसके बाद अब हम लोग जो चर्चा करेंगे तो वह करेंगे डिंबवाहिनी पर। तो अभी आप लोग ध्यान से देखिए, डिंबवाहिनी की यदि हम बात करें तो डिंबवाहिनी होती क्या है, तो डिंबवाहिनी कहलाती है यह वाली संरचना, डिंबवाहिनी। ठीक है, डिंबवाहिनी को हमने क्या बताया था, क्या बोलते हैं हम, तो फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं। तो डिंबवाहिनी में आखिर होता क्या है, तो याद रखना, जब अंडाशय से अंडाणु उत्सर्जित हो जाते हैं तो यह अंडाणु जाएंगे किसमें, इस वाले भाग में, है ना। तो यह जब इस वाले भाग में जाते हैं तो यह भाग क्या कहलाता है, डिंबवाहिनी। ठीक है, तो डिंबवाहिनी में क्या होगी, तो याद रखना फर्टिलाइजेशन की क्रिया जो होती है, तो फर्टिलाइजेशन की क्रिया किसमें होगी, डिंबवाहिनी में। फर्टिलाइजेशन की जो हम बात करें तो उसका मतलब क्या होता है, तो निषेचन। तो सबसे पहले जो हम याद रखें, तो सीधे सीधा याद रखना है कि निषेचन की क्रिया होती है या संचालित होती है। क्या होती है, संचालित होती है। मतलब जब भी जो भी फर्टिलाइजेशन की क्रिया या निषेचन की क्रिया होगी वह डिंबवाहिनी में होगी। कैसे, देखो यहाँ से होगी अपन को शुक्राणु की प्राप्ति। ठीक है, तो ये जैसे अभी इस प्रकार से, अभी यहाँ पे भ्रूण है नहीं, ठीक है, ये अभी है नहीं, तो अभी आप समझने के लिए देखिए, यहाँ से शुक्राणुओं की प्राप्ति होगी और जब ये यहाँ से शुक्राणु जाएंगे तो वह प्रवेश करेंगे डिंबवाहिनी में। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा कि जैसे अंडाणु है, यह अंडाणु यहाँ से इस प्रकार से अपनी अवस्था में बढ़ के क्या होगा, इस ओर बढ़ेगा और यहाँ से आएंगे शुक्राणु। तो शुक्राणु जो होंगे तो वो इनको यहाँ पे जे मिलेंगे। अब यहाँ पे जैसे ही जो अंडाणु होगा तो इसमें यहाँ और यहाँ की क्रिया क्या होगी, संचालित होगी। ये इसके अंदर क्या कर जाएगा, प्रवेश कर जाएगा। तो यह जो क्रिया हमने आपको बताई थी, है ना, पिछले लेक्चर में बताई थी, जिन स्टूडेंट ने नहीं देखा है तो वो अभी देख लें। फर्स्ट लेक्चर में हमने इसकी चर्चा की थी। तो यह क्रिया कहलाती है निषेचन की क्रिया। तो कभी एग्जाम में यदि पूछ दे कि निषेचन की क्रिया किस वाले भाग में संचालित होती है, तो वह हमें याद रखना है कि निषेचन की क्रिया जो होती है तो वह हमारी डिंबवाहिनी में क्या होती है, संचालित होती है। ठीक है, इसके यदि हम क्रम में आगे बढ़ें तो जैसे ही डिंबवाहिनी में क्या होगी, निषेचन की क्रिया होगी, तो उसके बाद जब इनकी निषेचन की क्रिया हो जाएगी और यह शुक्राणु क्या होंगे, इसके अंदर प्रवेश कर जाएंगे, तब यह आएगा इस प्रकार से नीचे। ठीक है, और नीचे जब आएगा तो यहाँ पे गर्भाशय, जो हमें अभी अपना टॉपिक पढ़ना था, गर्भाशय। तो डिंबवाहिनी हो गई। अब इसके बाद हमको देखना है गर्भाशय। ये सब आपको क्या करना है, नोट करना है। क्या करना है, नोट करते जाना है। तो जो यह गर्भाशय की यदि हम बात करें, क्या, गर्भाशय, तो गर्भाशय में क्या होता है कि जिस प्रकार से जब निषेचन की क्रिया हो जाएगी तब क्या होगा, इसके बाद भ्रूण का विकास होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि भ्रूण का विकास तो अंडाणु के अंदर ही होता है, जब शुक्राणु उसमें क्या कर जाता है, प्रवेश कर जाता है। तो इसके बाद यहाँ पे हमको एक संरचना देखने को मिल जाती है इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से संरचना, क्योंकि ये जब यहाँ से ये जो इनकी क्रियाएं होती हैं उसके बाद यहाँ पे आती हैं, तो जो ये वाली आपको सीधी बात आपको एक याद रखना कि जो गर्भाशय में होता है, तो याद रखना कि गर्भाशय की दीवारों में क्या होता है, गर्भाशय की दीवारों में भ्रूण का विकास होता है। क्या होता है, गर्भाशय की दीवारों में भ्रूण का विकास होता है और यह एक नलिका, जिसे हम क्या कहते हैं, प्लीसेंटा, इसे हम लोग कहते हैं प्लीसेंटा, है ना, प्लीसेंटा। ठीक है, प्लीसेंटा के माध्यम से क्या होता है कि भ्रूण जुड़ा रहता है, भ्रूण का जुड़ाव होता है।
किस भाग में होता है, तो आपको याद रखना है गर्भाशय वाले भाग में होता है। कभी क्वेश्चन आ जाए कि भ्रूण का विकास किस भाग में होता है, तो गर्भाशय में होता है। प्लीसेंटा के कारण भ्रूण जुड़ा रहता है और जुड़ने के बाद इसका इसी वाले भाग में क्या होता है, विकास होने लगता है। बात समझ में आ रही है? तो गर्भाशय में आपको इतनी चीजें क्या रखना है, याद रखना है। इसके बाद यदि हम बात करें तो फिर आती है जी हमारी सर्विक्स कहलाती है। सर्विक्स, यह स्थान क्या कहलाता है, हमारा सर्विक्स। सर्विक्स में आपको कुछ भी याद नहीं रखना है, आपको केवल देखना है कि जो सर्विक्स होता है, तो जो सर्विक्स वाला अपना स्थान होता है जैसे सर्विक्स, तो सर्विक्स में केवल आप लोगों को एक चीज नोट करना है कि सर्विक्स कहलाता क्या है। तो याद रखना कि जी वाला अपना गर्भाशय हो गया, तो यहाँ गर्भाशय के नीचे वाले स्थान को सर्विक्स कहते हैं, ठीक है। और यहाँ से क्या होती है, हमें शुक्राणुओं की प्राप्ति होती है। जहाँ शुक्राणुओं की, कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि शुक्राणुओं की प्राप्ति किस वाले भाग में होती है, तो आंसर होगा आपका सर्विक्स, है ना। शुक्राणुओं की प्राप्ति होती है, किस वाले भाग में होती है, तो वह भाग होगा अपना सर्विक्स। बात समझ में आ रही है? इसके बाद जो हमें देखना, तो ये वाला स्थान कहलाता है बर्थ कैनाल या जन्म नलिका। तो भाग के नाम से ही ये स्पष्ट है कि जो बर्थ कैनाल होगी, क्या यदि हम बर्थ कैनाल की बात करें, बर्थ कैनाल या जिसे हम क्या कहते हैं, जन्म, यह सब आपको क्या करते जाना है, नोट करते जाना है। बर्थ कैनाल या जन्म नलिका की बात करें तो याद रखना कि इस वाले भाग से शिशु का क्या होता है, शिशु का जन्म होता है। बात समझ में आ रही है? इसमें केवल और केवल आपको इतना याद रखना है। तो इस प्रकार से इसी क्रम ये क्या होता है, चलता है। बात समझ में आई? तो इस प्रकार से यदि सबसे पहले देखें तो अब फिर से समझना, सबसे पहले क्या होता है कि सबसे पहले ओव्यूलेशन की क्रिया होती है। ओव्यूलेशन मतलब अपने जो अंडाणु है वह उत्सर्जित हो जाए, किसके माध्यम से, अंडाशय के माध्यम से। इनकी संख्या कितनी होती है, 2 होती है। अंडाशय से अंडाणु उत्सर्जित होंगे, अंडाणु उत्सर्जित होने के बाद यह जाएंगे अपने किसमें, डिंब वाहिनी में, जिसे हम क्या कहते हैं, फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। फैलोपियन ट्यूब में ही क्या होगा, अंडाणु और शुक्राणु का क्या होगा, मिलेंगे आपस में। यह क्रिया क्या कहलाएगी, आपकी निषेचन कहलाएगी। निषेचन के बाद यह जाएंगे कहाँ पे, अपने गर्भाशय वाले स्थान में। जो यह वाला आपको स्थान दिख रहा है यह कहलाता है गर्भाशय। और गर्भाशय में क्या होता है, भ्रूण का विकास होने लगता है, ठीक है। भ्रूण का विकास जो होता है, तो भ्रूण जुड़ता किससे, यदि हम इसकी बात करें तो यह स्थान कहलाता है, यह जो नलिका होती है तो यह कहलाती है प्लीसेंटा। मतलब प्लीसेंटा के माध्यम से ही क्या होता है, भ्रूण का जुड़ाव होता है। किस वाले स्थान पे होता है, तो वह होता है गर्भाशय में। गर्भाशय में जब इसका विकास होगा, विकास के बाद जो गर्भाशय के नीचे वाला स्थान होता है, तो यहाँ से क्या होती है, हमें शुक्राणुओं की प्राप्ति होती है। शुक्राणुओं की प्राप्ति वाले स्थान को हम क्या कहेंगे, तो आपको याद रखना है सर्विक्स। यह वाला स्थान कहलाएगा सर्विक्स, ठीक है। और सर्विक्स के बाद हम लोगों ने देखी जन्म नलिका। जन्म नलिका से क्या होगा, शिशु का जन्म होगा। बात समझ में आ रही? तो इस प्रकार से यह जो अपना फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है या मादा प्रजनन तंत्र है, इस प्रकार से इसकी क्रिया क्या होती है, संचालित होती है। अब देखिए, अभी तो हमने इस साइड से भी पढ़ा है। अब यहाँ क्या होता है कि देखो, अब आप लोग कहेंगे कि इस वाले भाग का क्या मतलब है, तो कुछ नहीं है, केवल सेम है। क्या होता है कि जो अंडाणु उत्सर्जन की क्रिया होती है, तो वह माता में क्या होता है कि 6-6 महीने के अंतराल में होता है। जैसे 1 महीने से फर्स्ट मंथ
इससे ओव्यूलेशन की क्रिया होगी, तो सेकेंड वाले मंथ या दूसरे मंथ क्या होगी, यहाँ से अंडाणु उत्सर्जित होंगे। तो यह भी डिंब वाहिनी है और यह वाला भाग भी क्या है अपना, डिंब वाहिनी है। ठीक है, तो 1 महीने जैसे यहाँ से अंडाणु उत्सर्जित होंगे और शुक्राणु की यदि प्राप्ति हो जाएगी तो निषेचन की क्रिया इस ओर हो जाएगी। इसी प्रकार से यह वाला स्थान है कि अगले महीना यहाँ से क्या होगी कि अंडाणु, यहाँ ओव्यूलेशन की क्रिया होगी, यहाँ अंडाणु होंगे, तो शुक्राणु तो इस ओर भी जाएंगे और इस ओर भी जाएंगे। जहाँ इसको अंडाणु मिल जाएगा वहीं पे निषेचन की क्रिया क्या होगी, संचालित होगी। तो यहाँ से अंडाणु क्या होंगे, रिलीज होंगे और यहाँ पे यदि अपना जो शुक्राणु है यहाँ पे इसकी यदि अंडाणुओं से क्रिया होगी तो निषेचन की क्रिया इस वाले भाग में हो जाएगी। बात समझ में आ रही, क्या होगी, निषेचन की क्रिया इस वाले भाग में संचालित हो जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से होता है यह क्या, मादा प्रजनन तंत्र या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यदि आप लोगों को कहीं पर कोई समस्या है तो आप लोग कमेंट बॉक्स पे हमें ज़रूर बताएं, तो उसका आपका क्या किया जाएगा, समस्या को हल किया जाएगा। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होना है तो वो हमें पढ़ना है नसबंदी के ऊपर। आखिर आप लोगों ने देखा होगा पुरुष नसबंदी होती है, माता नसबंदी होती है ना। तो इस प्रकार से जो ये नसबंदी की क्रिया है तो यह हम पढ़ेंगे अपने किसके नेक्स्ट टॉपिक पे इसकी चर्चा करेंगे। तो आज के लिए ही इतना ही है ना, और आप लोग पढ़ते रहिए। इसके बाद हमारे वीडियो को क्या कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और उसमें क्या कीजिए, लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, अपनी समस्याओं को भी बताइएगा है ना। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक आपने हमारे यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, तो नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।